गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद हम लास्ट लेक्चर में शायद इसके एक और वीडियो के बाद हम ख़त्म कर देंगे पूरे चैप्टर को। स्टार्टिंग करते हैं कोलराश लॉ से। शायद मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में पूरा कोलराश लॉ अच्छे से समझा दिया था। जो आज उसके हमें पढ़ने हैं, उसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं। तो सिंपल फार्मूलेज याद रखने हैं और कुछ नहीं करना इसके अंदर, क्योंकि सिर्फ इतना ही याद रखना है। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहला पार्ट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आपको मालूम है अल्फ़ा से डिनोट किया था। अल्फ़ा जो था वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए 0 से 1 था। 1 था 100% डिसोसिएशन एसोसिएशन के लिए, जो मैंने आपको सॉल्यूशन में वैन टॉप फैक्टर के साथ पढ़ाया था। ओके, और अल्फ़ा की वैल्यू होती है 0 किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो अगर हमें कोलराश लॉ के एप्लीकेशन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़े तो फॉर्मूला सिंपल है। ये जो है ना लैम्डा, इसको आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो या तो ऐसे ऊपर एक्सपैंड भी कर दो, लैम्डा बना दो इसको। तो ये मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी है, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है? और एक और बात याद रखना, ये फार्मूला जो वैलिड होता है ये सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट आप लोगों को कुछ याद हो तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपको पहले कभी पढ़ाया गया था इस तरीके से कि कोई आपके पास मान लो वीक एसिड है CH3COH टाइप, ठीक है, ये टूट जाएगी और दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, CH3COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव। एक मिनट, हाँ, इसमें डिवाइड हुई। मान लो इसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में C थी और इन दोनों की 0 टाइम जब T = 0 था। आफ्टर टाइम T मान लो इसमें से C अल्फ़ा, इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, ये C अल्फ़ा बना और ये भी C अल्फ़ा बना। तो हमने यहाँ इक्विलिब्रियम का साइन लगा के कुछ लिखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इन दोनों की कंसंट्रेशन ऊपर और नीचे कंसंट्रेशन इसकी थी। तो ऊपर कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, C² अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में C1 - अल्फ़ा। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फ़ा की वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया था, यहाँ से C कटा था तो K = C अल्फ़ा स्क्वायर आया था हमारे पास, कुछ याद हो आपको तो मैंने जो अभी वहाँ फार्मूला डाइव किया है उसी से मैंने ये निकाला है। हाँ, C² था, मैंने C जो बाहर निकाला कॉमन, उससे C का एक पार्ट काट दिया। अल्फ़ा नेग्लिजिबल नहीं माना, इसलिए फार्मूला यहाँ लिख दिया है। ये आपको 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया था, आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और केमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? सिंपली वो सेल जिसमें हम केमिकल्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है, केमिकल्स को यूज़ करके किसी तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या तो केमिकल सेल। इसको मैं ना एक रोशनी में रखने की कोशिश करता हूँ ऐसे, ठीक है। तो वो सेल जिसके अंदर वो डिवाइस, ये डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए रेडॉक्स रिएक्शन इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलो ये देख लेते हैं हम। मान लो हमारे पास कॉपर है, इधर कॉपर को हमने CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया, एक जिंक की इलेक्ट्रोड ली और उसको ZnSO4 में डिप किया। अब जो ZnSO4 है जो यहाँ पे, ये एक सॉल्ट था, मैंने मान लो इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं जिंक सल्फेट सॉल्ट को मिलाऊंगा तो क्या ये अपने कैटायन में और एनायन में टूट जाएगा? ऐसे ही कॉपर सल्फेट अपने दो हिस्सों में टूट चुका है, कैटायन में और एनायन में। ठीक है, हमने दोनों सॉल्यूशन को जैसे ही आपस में कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू, तो वायर के थ्रू कनेक्ट करके बीच में लगा दिया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्यों लगाया? अगर इसमें से कोई करंट जनरेट होगा तो हमें पता लग जाएगा, ये वाली जो सुई है ये फ्लक्चुएट करने लगेगी। ठीक है, अब देखते हैं हमने क्या ऑब्ज़र्व किया। हमने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे जिंक जो है वो अपने आप को तोड़ना शुरू कर रहा है। ये वाला जिंक जो है इलेक्ट्रॉन का, ये अपने आप को तोड़ना शुरू करता है और तोड़ के Zn+2 आयन बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बना लेता है। अगर ये Zn+2 आयन बनाएगा तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला जिंक, ये जो ओरिजिनल जिंक है हमारे पास, ये अपने आप को तोड़ के Zn+2 में कन्वर्ट कर रहे हैं और Zn+2 पहले से इसकी वजह से थे। ये भी जिंक वाला Zn+2 में टूट रहा है, तो विद द टाइम इस Zn+2 की कंसंट्रेशन क्या बढ़ जाएगी? इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे इस तरफ लगातार बढ़ती रहती है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, जिंक ने, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इस तरफ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन उठ के इधर जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब क्या? चार्ज का जाना होता है, और चार्ज का जाना मतलब होता है करंट। तो इसमें करंट आ जाएगा,
तो केमिकल रिएक्शन की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ जाके यहाँ पर इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जाके जब ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए तो इस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस नेगेटिव चार्ज किसको ट्रैक करेगा, इस कॉपर को कुछ नहीं होगा इस बार, ये इलेक्ट्रोड ऐसी ही रहेगी, ये Cu+2 आयन ऑटोमेटिकली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन अंदर घुस जाएंगे Cu+2 के, और यहाँ पर रिएक्शन होगी क्या, Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना लेगा, क्लियर है। और वो कॉपर यहाँ पे लगातार इकट्ठा होता चला जाएगा। एक तरफ डिपोजिशन हो रहा है, एक तरफ लिबरेशन हो रहा है, मतलब टूट रही है इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो एक तरफ इलेक्ट्रोड लगातार टूटती जाती है और एक तरफ इलेक्ट्रोड लगातार इकट्ठी होती चली जाती है, कुछ ना कुछ जमा हो रहा है उस पर, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वोल्टमीटर से हमें पता लग गया ऊपर करंट जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं। एक और बात याद रखना, फिजिक्स में आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे अपने इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जो इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज का फ्लो है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के करंट फ्लो को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। जहाँ कहीं हमें बुक में आपको फिजिक्स में दिखाया गया होगा करंट का डायरेक्शन, वो होगा कन्वेंशनल करंट। हम उसको मानते हैं नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव इधर जा रहा है तो पॉजिटिव इस तरफ जा रहा होगा, इसको बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। तो दो तरह के करंट होते हैं हमारे पास, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉनिक करंट और पॉजिटिव चार्ज वाला कन्वेंशनल करंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और बात याद रखना यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, तो क्या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। तो हमेशा याद रखना एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर, अच्छा एनोड कैथोड कैसे डिसाइड करेंगे, सिंपल सी बात याद रखना, जिस इलेक्ट्रोड की तरफ अभी बस इतना याद रखो कि जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो एनोड और जिधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे वो कैथोड। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। तो कैथोड पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए हैं और यहाँ पे न्यूट्रल हो गया ये, ठीक है। अब लेफ्ट वाले साइड में मैंने जो लिया वो लिया एनोड, और एनोड पर क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। इसको नेगेटिव पोल भी बोलते हैं। नेगेटिव पोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिंक जब टूट रहा था तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है, इसलिए इसे हम नेगेटिव पोल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और कई सारे Cu+2 आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो यहाँ बहुत सारा Cu+2 आयन इकट्ठा होकर न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए इसको पॉजिटिव पोल बोलते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, सिंपल, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव पोल बोलते हैं, उसको नेगेटिव पोल बोलते हैं। दोनों बात समझ में आई। और इन दोनों के बीच में मैंने लगाया सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ गए, तो दो नेगेटिव चार्ज इधर गए, क्या सॉल्यूशन में SO4-2 पड़ा हुआ है, सल्फेट आयन। ये सल्फेट आयन इसके थ्रू वापस निकल के इधर आ जाएगा, ताकि दोनों के अंदर जैसे एक सर्किट कंप्लीट हो जाए। नेगेटिव चार्ज इधर गया है तो SO4 के थ्रू यहाँ पर आ जाए। इलेक्ट्रॉन तो वायर में आएगा, इसमें आएगा नहीं सॉल्ट ब्रिज में, तो किसको आना पड़ेगा, आयन को आना पड़ेगा। तो सर्किट कंप्लीट करना, और इसके अंदर कुछ अगर सॉल्यूशन वगैरह होता है जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और कुछ आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों तरफ मेंटेन करते हैं। तो ये दो काम हो जाते हैं आपके सॉल्ट ब्रिज के, ठीक है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखो 1 मिनट पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक बार में वापस पेज पलट के समझाना पड़ेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स रिस्पेक्टिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। और मैथमेटिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल का। समझने की कोशिश करो। इस इलेक्ट्रोड, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये दो इलेक्ट्रॉन उठ के इस तरफ गए थे और इसने +2 चार्ज वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब इलेक्ट्रॉन इससे इसके थ्रू आए, इसके बीच में घूमे, आए कि नहीं आए, इलेक्ट्रॉन इस वायर से घूम के इसके पास पहुँचे और इससे इस आयन के अंदर पहुँचे, जिससे ये कन्वर्ट हुआ किसमें, कॉपर में। इस वायर से इसके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो पक्का इनके बीच में क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि चार्ज सिर्फ तब मूव करता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। सेम यहाँ पे था, चार्ज कब मूव कर रहा था, जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। तो किसी भी इलेक्ट्रोड, कॉपर की इलेक्ट्रोड और उसका आयन Cu+2 आयन, उसके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम यहाँ पर जिंक और Zn+2 आयन के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को भी क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस तरफ ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन वाली तरफ जो भी उसकी इलेक्ट्रोड होगी और जो भी उसका आयन होगा, उसके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, उसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जिस तरफ रिडक्शन हो रहा होगा, उस इलेक्ट्रोड और उसके आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों बातें मेरे हिसाब से क्लियर है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में एक बात याद रखना, जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाएंगे तो हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को स्टैंडर्ड रखेंगे, ठीक है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इनका रिश्ता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल।
क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। हमारे पास एक पिछले वाले केस में एक सवाल उठ के आया यहाँ पे, इस वाले केस में, भाई जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़े हैं? ये कॉपर भी तो छोड़ सकता था, इधर आ सकता था। इसी चीज़ का जवाब निकालने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ नाम की चीज़ पढ़ेंगे, जिसका आंसर हमें वही दे सकती है कि इलेक्ट्रॉन इसी ने, जिंक ने क्यों छोड़ा और कॉपर ने क्यों एक्सेप्ट किया। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और जिंक ने इलेक्ट्रॉन ले आओ। तो इसका आंसर आपको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को पढ़ाने के लिए हमें पहले 1-2 स्टेप्स को बीच में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? इस बात का पता करना कि जिंक इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ रहा है और कॉपर ही एक्सेप्ट क्यों कर रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन छोड़े और जिंक एक्सेप्ट करे। क्लियर है? चलो आगे इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, देखो ध्यान से, मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाना सिखा रहा हूँ। मान लो हमारे पास कई सारे एलिमेंट थे। मान लो हमारे पास एक एलिमेंट था ए, दूसरा एलिमेंट था बी, तीसरा एलिमेंट था सी, फिर चौथा एलिमेंट था डी। हमारे पास कई सारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। हमने क्या किया, हमने सारे एलिमेंट्स को एक एक करके यहाँ लगाना शुरू किया। मान लो पहले ए को लेके आए, हमने इन सब को एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन से कंपेयर करना शुरू किया। कंपेयर क्यों शुरू किया? हमने मान लिया साइन कन्वेंशन के लिए कि हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0 वोल्ट मान लिया। हमें एक्चुअली ना क्या करना है, एक सीरीज़ बनानी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इस सीरीज़ में हमें कुछ एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करना है। मान लो ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये सी लिख दिया, फिर डी लिख दिया, ऐसे ऑन। इसके आगे हम इसकी कुछ पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे। पहले तो हम दोनों में से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन में से, हमने रिडक्शन को स्टैंडर्ड माना है, तो हम सबकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही लिखेंगे। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी वैल्यू आ गई, मान लो इसकी 2 आ गई, इसकी 4 आ गई, इसकी 6 आ गई, इसकी 8 आ गई। कुछ ऐसा सीक्वेंस बनाना है जिसमें हम देख के बता सकें कि भाई सी जो है अपने से कम वाले के साथ कुछ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करता होगा और नीचे वालों के साथ कुछ और करता होगा। मतलब हमें देख के एक सीक्वेंस बनाना है जिसे देख के हम डायरेक्ट आंसर बता दें। मान लो ये जिंक होता और ये कॉपर होता, तो हम बोल देते कि जिंक की ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, नीचे वाला तो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये सिर्फ समझाने के लिए साइन कन्वेंशन। अभी मत जाओ इसमें डीप में, अभी समझ में आएगा 2 मिनट बाद। एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर, हमने स्टैंडर्ड माना है किसको, हाइड्रोजन को। इस पूरे सेटअप को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी बोलते हैं इसको, ठीक है? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस पार्ट से ये वाला गैप मैंने जो एक्स्ट्रा बना दिया, मान लेना ये है ही नहीं। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को मैंने घुसाया 1 बार प्रेशर पे, 298 केल्विन टेम्परेचर पे। स्टैंडर्ड कंडीशन है सारी। और इस तरफ मैं एक एसिड मिला दूंगा जो कि होगी हमारे पास HCl। क्या होगा बेटा, HCl। और इसकी मोलैरिटी भी होगी 1 मोलर। तो सारी कंडीशन हमारे पास इस तरफ स्टैंडर्ड है। और इसके अंदर हमने क्या घुसा दिया है, हाइड्रोजन गैस को घुसा दिया है। अब मैं इससे कंपेयर करूँगा इस सॉल्यूशन को। अब मैं यहाँ से एक एक करके उठा के पहले ए रखूँगा, फिर बी रखूँगा, फिर सी रखूँगा, फिर डी रखूँगा, और जो एलिमेंट रखूँगा उसके हिसाब से उसका सॉल्यूशन ले लूँगा। जैसे जिंक रखा था ZnSO4 लिया था, कॉपर के साथ CuSO4 लिया था, उसके हिसाब से सॉल्यूशन रख लेंगे, ठीक है? अब होगा क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें लिखवा में कम रहा हूँ, समझा ज़्यादा रहा हूँ, ठीक है? या तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होगा तो ये रेड्यूस होगा, ये वाला रेड्यूस होगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा। मान लो ये वाला हुआ ऑक्सीडाइज, ये वाला ऑक्सीडाइज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये वाला पार्ट एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? अच्छा, अगर ये वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इधर हो जाएगा रिडक्शन और इधर हुआ ऑक्सीडेशन। मान लो इधर हुआ रिडक्शन तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक म्यूचुअल प्रोसेस है। ये जो हमारे पास बीच में लगा हुआ है ये होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। मान लेते हैं ये सॉल्यूशन तो हमारे पास ए है, ये मान लेते हैं बी सॉल्यूशन है। ये जो वोल्ट मीटर होता है ये इन दोनों सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। क्या बताता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लेते हैं जो वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, दैट इज़ VA माइनस VB। बताता है कि नहीं बताता? वेरी गुड। ओहो, पेन गलत चल गया, समझो। तो VA माइनस VB हो गया। अब सुनो, हमने VB की वैल्यू को ऑलरेडी कितना वोल्ट माना है, 0 वोल्ट। तो VB को तो हम वैसे ही 0 लिख देंगे। तो क्या कहीं ना कहीं ये जो है सीधा का सीधा पोटेंशियल बता रहा है सिर्फ ए सॉल्यूशन का। अब मैंने पहले, अब समझ में आ रही कुछ बात, मैंने पहले ए को रखा, इसकी वैल्यू को मेजर किया, उसकी वैल्यू को नोट कर लिया, फिर बी को रखा, कुछ दूसरी वैल्यू आई, फिर नोट कर लिया। एक सीरीज़ बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अब जो यहाँ पे हमने जो पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, अब सवाल यहाँ पर ये उठेगा वो पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है? अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, मेरे पास नीचे स्पेस है, मैं समझा दूँ। अगर ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हुआ, ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हुआ तो ये वाला पार्ट रेड्यूस होगा। क्या होगा बेटा, रेड्यूस।
और अगर ये वाला पार्ट रिड्यूस होगा तो यहाँ HCl था पहले से, जो कि H पॉजिटिव की फॉर्म में और Cl नेगेटिव की फॉर्म में बैठा था। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना, एक्सेप्ट करना। ये H प्लस आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कुछ इस तरीके से। अगर इधर हुआ बेटा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस, अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये क्या हुआ, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या कैथोड बनता था। तो अगर हाइड्रोजन वाला पार्ट या फिर हम लिख दें SHE वाला पार्ट अगर कैथोड का काम कर रहा है तो क्या होता है, उस तरफ जो हाइड्रोजन आयन HCl के थे वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनाने लगेंगे। हाइड्रोजन एक गैस है, ये जैसी गैस बनेगी इधर बुलबुले उठने लगेंगे, बबल्स उठेंगे, साफ दिख जाएगा इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो पक्का इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हमारा टारगेट था ये पता करना कि जो भी वैल्यू ये दिखा रहा है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है कि रिडक्शन पोटेंशियल की है। ये वोल्ट मीटर हमेशा इस वाले पार्ट की वैल्यू दिखाता है। हमें मालूम है इधर बबल्स उठ रहे हैं, तो पक्का इधर क्या हुआ है, रिडक्शन। तो पक्का इधर क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। और इधर अगर ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो ये वैल्यू कौन सी पोटेंशियल की आ जाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। क्लियर है, पक्का। आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरफ रिडक्शन होगा तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और अगर इस तरफ ऑक्सीडेशन होगा तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या हो जाता बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा होता मान लो, तो ये काम करता किसका बेटा, एनोड का। और एनोड का काम करने का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ता। इस बार HCl का कोई रोल नहीं रहता। ये जो हाइड्रोजन गैस आप इस बार इसके अंदर घुसा रहे थे ना, इसके बारे में देखो, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये अपने आप को तोड़ लेती 2H प्लस आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन में। तो इसने एनोड है, इलेक्ट्रॉन छोड़े कि नहीं छोड़े, और इलेक्ट्रॉन का छोड़ना ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगेगा, ये वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा इस बार और ये वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये जो वैल्यू आएगी इस बार निकल के वो क्या आ जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। क्लियर है। कभी यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक पूरा मेरे साथ बात समझ में आ गई आपको। तो एनोड अगर इधर है तो यहाँ पर ये वाला रिएक्शन होगा, यहाँ पर H प्लस की आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। देखो पहले से H प्लस HCl की वजह से था और ये हाइड्रोजन और H प्लस में कन्वर्ट होने लगा, तो इधर का pH जो होगा वो कम होने लगेगा क्योंकि सॉल्यूशन एसिडिक हो रहा है। आया समझ में, तो जितने H प्लस आयन ज़्यादा होते हैं उतना सॉल्यूशन एसिडिक, तो इस तरफ का पॉल्यूशन कह रहा हूँ, pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, अगर इधर कुछ भी ना दिखे एक्टिविटी तो मान लेना इधर क्या हुआ है, रिडक्शन। इधर कुछ नहीं हुआ तो नहीं, इधर कुछ भी नहीं, बबल्स नहीं आ रहे तो मान लेंगे रिडक्शन। और नहीं क्या बोलना था हाँ सिंपल ये वाला मेथड याद रखो। अगर बबल उठ रहे हैं तो किसका काम कर रहा है, कैथोड का, और कैथोड हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ बबल्स उठते हुए दिखे तो मान लेना इधर क्या है, कैथोड, और ये कैथोड का काम कर रहा है, और कैथोड का काम कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। तो उस तरफ क्या हो रहा होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। तो कभी हम A को लेके आए, कभी B को लेके आए, फिर C को लेके आए, फिर D को लेके आए, कभी ऑक्सीडेशन हुआ इधर, कभी रिडक्शन हुआ। तो कभी यहाँ जो वैल्यू इसकी निकल के आई थी वो कभी ऑक्सीडेशन की वैल्यू निकल के आएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, या तो कभी वैल्यू निकल के आएगी रिडक्शन पोटेंशियल की तो कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया, कभी रिडक्शन पोटेंशियल आया। हमें क्या करना था, सीरीज़ बनानी थी जो सबकी, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू लिखनी थी, रिडक्शन पोटेंशियल की अब जिस केस में यहाँ पे रिडक्शन हुआ था उसकी वैल्यू तो जो भी यहाँ वोल्ट मीटर शो करेगा 2, 3, 4 वोल्ट जो भी दिखाएगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे। जो जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ तो वैल्यू कौन सी निकल के आई बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, उसकी वैल्यू के सामने उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर वो माइनस में आ रही है तो प्लस में लिख देंगे, प्लस आएगी तो माइनस में लिख देंगे, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में। और रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके उसको भी हम यहाँ पर एक टेबल में लिख लेंगे। इससे हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बन के तैयार हो जाएगी। आपको उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करने का सिंपल तरीका देखो, ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। सबसे टॉप पे लिथियम आता है, बीच में हाइड्रोजन आता है जिसको हम पोटेंशियल लिखते हैं 0 वोल्ट। ये सारे पोटेंशियल कौन से हैं, ये सारे पोटेंशियल हैं रिडक्शन पोटेंशियल के पोटेंशियल। ठीक है, तो लिथियम की -3 होती है, फ्लोरीन की +3 होती है, ये 0 वोल्ट होता है। यहाँ तक की सारी बात समझ में आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनी कैसे, आगे आपको उसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ चलो इसके एप्लीकेशन पढ़ना शुरू करते हैं, उसी में समझ में आ जाएगी बाकी की चीज़ें। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ यहाँ तक मेरे हिसाब से बनानी आ चुकी है। ठीक है, आगे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो अगर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखेंगे तो पहला पॉइंट जो आता है इसमें वो आता है टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। हमें 2 एलिमेंट्स की, हाइड्रोजन फ्लोरीन ये सब कुछ हो गया, इनकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर हमें आपस में कंपेयर करनी है।
सिंपल सी एक बात बताऊँ, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है? फ्लोरीन क्या होता है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, क्या वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो रखेगा भी, और रखेगा तो वो खुद क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस। तो क्या हम ये मान सकते हैं जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो रिड्यूस हो जाता है, और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर मैं उल्टा करके लिखूँ यहाँ पे, तो मैं इधर ऑक्सीडाइजिंग पावर पोटेंशियल की वैल्यू भी लिख सकता हूँ। ऑक्सीडेशन में यहाँ +3 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ -3 आ जाएगा। तो एक बात सिंपल याद रखना, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा वो रिड्यूस होगा, और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। देखो मेटल है लिथियम, मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है। फ्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो रिड्यूस होता है। तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा वो रिड्यूस, और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा वो ऑक्सीडाइज। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द मेटल। पढ़ लो पहले इस बात को, ठीक है। ग्रेटर द, पढ़ो, टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द मेटल, greater the oxidation potential of a metal, more easily it can lose electron, hence greater is its reactivity। सिंपल सी बात है, जो जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, मैंने वहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है, देखो ध्यान से, तो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है वो मेटल होता है, और मेटल होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। क्लियर है? तो उसी की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर मैंने यहाँ पर ये ऑर्डर लिखा है तो अपनी एनसीईआरटी की बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का पूरा सीक्वेंस खोलना, तो जो ऊपर होगा सीरीज़ में, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्टिव दिखेगा जिंक के मुकाबले। ये आयरन, यहाँ पे भी एक साइन लगा लेना, कॉपर सिल्वर, ठीक है। जिंक और कॉपर दिख रहा है कुछ? तो दिख रहा है आपको कि यहाँ जिंक आगे आ रहा है और कॉपर नीचे आ रहा है, और जो आगे आ रहा है मतलब वो टेबल में कहाँ होगा? ऊपर होगा, और जो ऊपर होगा वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, जैसे लिथियम ने छोड़ा था, फ्लोरीन ने एक्सेप्ट किया था। तो जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, मैंने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, उसका आंसर निकल गया कि नहीं निकल गया? जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लास्ट फार्मूला देखो इसका, ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला, जो आपने रिडॉक्स में ही पढ़ा था, बस एक बार देखने की कोशिश करो, पहले इसको साथ साथ लिखो। तो अगर हमें फार्मूला निकालना है ईएमएफ का, देखो दोनों हाफ मिलके, रिएक्शन के दो हाफ मिलके, एक तरफ ऑक्सीडेशन दूसरी तरफ रिडक्शन, क्या रिडॉक्स हो रहा है पूरा? और रिडॉक्स हो रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईएमएफ निकलेगा। ये सेल का काम, बैटरी का काम करेगा, तो यहाँ पे ये बैटरी का अगर काम कर रहा है तो यहाँ पर कोई ना कोई अपना ईएमएफ भी होगा। तो ईएमएफ कैसे निकालते हैं? तो वो निकालते हैं कैसे हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ। क्लियर है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ, ये दोनों वैल्यू होती हैं। फिर स्टैंडर्ड अगर हमने लिखा है तो ई के ऊपर हमें नॉट का निशान भी लगाना पड़ेगा। ये नॉट हमने स्टैंडर्ड के लिए लिखते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने इस फॉर्मूले को आगे क्या करा है, मैं इस वाले पार्ट को उठा के एज इट इज़ यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की जगह, पोटेंशियल की जगह, कौन से हाफ का? ये ऑक्सीडेशन हाफ का। तो मैंने ऑक्सीडेशन हाफ का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैंने रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। मैंने इस वाले पार्ट को इधर लिखा, स्टैंडर्ड, सुनना मेरी बात, कहीं इसको रिड्यूसिंग पावर पढ़ लो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ। मैंने ऑक्सीडेशन हाफ का रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया इस बार। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो मैंने सामने नेगेटिव लिख दिया। क्लियर है? अब मुझे बताओ, जहाँ पे रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है, और जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। तो फॉर्मूला आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आई होप यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर हो गई है। आपको जब भी इसके अंदर एक बात याद रखना, जब भी आप इस फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करोगे, तो जो ई कैथोड माइनस ई एनोड के अंदर जो एनोड कैथोड का जो भी वैल्यू पुट करोगे, वो कौन सी पोटेंशियल की करोगे? रिडक्शन पोटेंशियल की हो, क्योंकि हम आखिरी में दोनों को किसके टर्म्स में ले आए? रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन हाफ और ये ऑक्सीडेशन हाफ, दोनों में क्या हमने यूज़ किया है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखनी है। तो मेक श्योर कि पहले आपने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया कि नहीं कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन करोगे एनसीईआरटी के। इसी का एक और पार्ट पढ़ो, टू प्रेडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन विद एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस लिख देना आप, मैंने गलती करा हुआ है, लिखा नहीं है, टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस।
ऑल द मेटल अबाव हाइड्रोजन रिएक्ट टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। सुन लो इसके बारे में भी। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कौन? जो ऊपर होगा, और नीचे वाला क्या करेगा? एक्सेप्ट। हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में जो भी एलिमेंट आएगा, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। और एसिड के अंदर H+ आयन होता है। क्या होता है बेटा? H+ आयन। अगर एसिड के अंदर H+ आयन होता है, एसिड में क्या होता है बेटा? H+ आयन। एसिड में H+ आयन है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, तो ये एक्सेप्ट कैसे करेगा? और ये जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ये हाइड्रोजन गैस में कैसे कन्वर्ट होगा? समझ में आया? तो जो मेटल इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर हैं, वो सब के सब क्या कर सकते हैं? किसी भी एसिड से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकते हैं। 10th क्लास को याद करो, जब आपको पढ़ाया गया था मेटल प्लस एसिड। अरे चल जा भाई, मेटल प्लस एसिड, बेइज्जती करा रहा है। मेटल प्लस एसिड जब भी होता था तो यहाँ पे एक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती थी। तो आपने पढ़ा था कभी मेटल में एसिड मिला देते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस को बाहर निकल जाती है, ये पढ़ा था ना? बस वही चीज़ है। तो जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, वो हाइड्रोजन गैस को निकाल देंगे, नीचे वाले नहीं निकालेंगे। 10th क्लास का क्वेश्चन याद करो, आपको पूछा गया था, बताओ कॉपर क्यों नहीं निकालता और बाकी सारे मेटल्स क्यों निकाल देते हैं हाइड्रोजन गैस को एसिड से? तो उसका आंसर भी यही है, ठीक है। वहाँ फर्जीवाड़े में पढ़ा दिया गया था आपको, जैसे भी जाना जिसने पढ़ा कि हाँ ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये सब होता है, ऐसा कुछ नहीं। पूरा सीरीज़ का आंसर जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। हो गया? एक और देख लो भाई लास्ट में, अगर EMF की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आ जाए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब वो खुद पे खुद हो जाएगा। और एक होता है E0 नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब जब आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा निकल स्पून को CuSO4 के सोल्यूशन को हम घुमाने के मतलब स्टर करने के काम, स्टर का मतलब होता है घोलना, ठीक है। तो स्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आप ये वाले इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आप EMF निकाल के देखोगे, E कैथोड माइनस E एनोड का, और जब निकाल के देखोगे तो अगर EMF की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो रिएक्शन हो जाएगा, और अगर रिएक्शन हो गया तो आप घोल सकते हो क्या चम्मच से? नहीं, नो, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो अगर EMF पॉजिटिव आता है नॉन स्पॉन्टेनियस, और नेगेटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, आपको याद रखना है। विद दिस ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे अगला पार्ट आएगा नर्स्ट इक्वेशन वाला, जो विदिन 1 और 2 डेज़ ही आपके अंदर यहाँ पे मतलब अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें आगे पढ़ने का, और साथ साथ क्वेश्चन करते रहें, वरना अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा न्यूमेरिकल्स के पर्पज से। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कम से कम मैं तो कहता हूँ 2 बार देखना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जब किसी को पढ़ाने लायक हो जाओ, मतलब एक बार में फ्लो में सब कुछ समझ में आ जाए कि हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनी कैसे है, उसी के बाद अगले टॉपिक पे मूव ऑन करना, नहीं तो अगले वाला टॉपिक पे बड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।